शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ भारत माता, और इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यहाँ लेखक बताना चाह रहा है कि वह क्या करता था, जलसों में जाता था। जलसा कहने पर जनसभा, तो वह एक जनसभा से दूसरे जनसभा में जाते थे और इस प्रकार उनका पूरा जो दिवस था चक्कर काटने में व्यतीत होता था। मतलब यहाँ से वहाँ होते रहने में ही सारा समय व्यतीत होता था। तो उन जलसों में जो सुनने वाले लोग होते थे, मतलब जो ग्राम वाले एकत्रित होते थे, जो ग्रामवासी होते थे, लेखक उन्हें अपने हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करता था, अपने भारत देश के बारे में चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है। वास्तव में हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, वह भारत शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा से निकला है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। इस जाति के परंपरागत संस्थापक, उस जाति के परंपरागत संस्थापक कहने पर विशेष करके उस समय हिंदू राष्ट्र था, ज्यादातर संख्या हिंदुओं की ही थी और हिंदुओं में उस समय जो राजा थे दुष्यंत और शकुंतला, उनका पुत्र था भरत। और भारत जो है उन्हीं के नाम से ही निकला हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध वीर थे और परम वीर होने के साथ साथ पराक्रमी भी थे। उन्हीं के नाम से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई है, यही लेखक बताना चाहते हैं। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। लेखक आगे बताते हैं कि यह जो बात है विशेष करके गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों से ही वो चर्चा करते थे भारत के बारे में। शहरों में रहने वाले लोगों से भारत के बारे में चर्चा नहीं करते थे। कारण यह है कि जो शहर में रहते हैं या नगरवासी हैं, वे ज़्यादातर समझदार थे, वे इन बातों को जानते थे। और गांववासी किसानों का सोचने का ढंग कुछ अलग होता है, सीमित होता है। वे केवल अपने गांव, जिले, प्रांत तक ही सीमित रह जाते हैं। अतः उन्हें भारत से जोड़ना अधिक आवश्यक होता है। इसलिए भारत देश के बारे में बताना भी जरूरी हो जाता था। तो वो भारत के बारे में उन लोगों से चर्चा करते थे। आगे वे कहते हैं, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की गीजा की जरूरत थी। ऐसे भी शहरों के जो लोग होते हैं उनको समझाने के लिए एक प्रकार से भिन्न खुराक देने की आवश्यकता होती है। गीजा का अर्थ होता है खुराक या भोजन कह सकते हैं। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, लेकिन जो किसान हैं जिनका नजरिया अर्थात दृष्टिकोण महदूद था, मतलब सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। और वास्तव में उसकी आज़ादी के लिए पंडित जी कोशिश भी कर रहे थे, तो पूरे देश को एकत्रित करना तो आवश्यक ही था। और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। भले ही जो देश के हिस्से हैं वो आपस में नहीं जुड़ते, लेकिन पूरा भारत देश तो एक ही है। जैसे हाथ में या शरीर में कई अंग होते हैं, परंतु सारे अंग उससे जुड़े हुए होते हैं। मैं उन मसलों का जिक्र करता। लेखक वो जो मसले होते थे अर्थात मुद्दे होते थे, उन मुद्दों की चर्चा करता था
जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, मतलब किसानों के लिए एक ही समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता था, अर्थात अपना राज्य अपना ही होता है, दूसरे का राज्य दूसरा ही होता है। तो अगर स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो उनके बारे में तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। अतः स्वराज्य के बारे में भी वो बताते थे, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। लेखक जो हैं उत्तर पश्चिम में जो खैबर का दर्रा है वहां से शुरू करें, धूर अर्थात दूर, और दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, इन सभी जगहों का जो हाल चाल है वो बताते थे। यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते थे, कहीं भी चले जाएं जो किसान होते थे नेहरू जी को एक ही प्रकार के प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थीं। भले ही किसी राज्य में क्यों न रहता हो, लेकिन किसान की जो दिनचर्या है वैसी ही होगी, तकलीफें भी एक ही सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुर्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। मतलब जितने भी किसान लोग होते हैं सबकी समस्या एक होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है गरीबी, और गरीबी के कारण वो क्या करते हैं, कर्जे लेते हैं, तो कर्जदार हो जाते हैं, और जो पूंजीपति हैं उनके शिकंजे में फंस जाते हैं, उनके हाथों में पड़ जाते हैं। फिर जमींदार, महाजन कड़े लगान के साथ उनसे सूद भी वसूलते हैं, और सूद न देने पर पुलिस के जुल्म को भी सहना पड़ता है। और इस प्रकार से यही बातें होती थी जो आपस में गुथी हुई थी। उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, मतलब वह ढांचा जो कि विदेशी सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार ने हम हिंदुस्तानियों पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सब चाहते थे इससे छुटकारा पाने, अपने राज्य की प्राप्ति करने। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें। अगर कोई अपने ही राज्य के बारे में सोचेगा तो भी कुछ नहीं होगा, इसलिए सारे हिंदुस्तान के बारे में लोग क्या करें, सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जहां तक हो सके पूरे विश्व के बारे में भी, जिसके हम एक जूझ हैं मतलब एक खंड हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले लेता था। अब कश्मकश मतलब जो छटपटाहट है, उनके बारे में भी लेखक बताते थे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता था। सोवियत संघ में जो अचरज भरी मतलब आश्चर्य भरी तब्दीलियां अर्थात परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के बारे में भी लेखक बताते थे, है ना। तो लेखक कहते थे कि सोवियत यूनियन में होने वाली जो अचरज भरी तब्दीलियां हैं उनका हाल भी बताता, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण भी देते थे। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। भले ही ये कार्य आसान नहीं है परंतु अधिक कठिन भी नहीं है। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। हमारे जो पुराण थे उन पुराणों के माध्यम से उन्हें पता चल गया था। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। देखिए हमारे तीर्थ स्थल का कितना फायदा हुआ। तीर्थ स्थल हैं इसलिए लोग तीर्थ के लिए दूर दूर से आया करते हैं, और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को समझते हैं जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है।
या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, सन 30 में क्या हुआ, तो आर्थिक स्थिति में बहुत ही मंदी आई। उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। अर्थात लेखक जो कुछ भी उन्हें दे रहे थे, पहुंचा रहे थे, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने व्याख्यान के माध्यम से वो उन्हें समझ आ रहे थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। कभी कभी लेखक का जो सत्कार है वह भारत माता की जय इस उद्घोष के साथ भी करते थे। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। मतलब भारत माता कौन है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। जब लेखक इस प्रकार से प्रश्न करते थे तो उनके प्रश्न से उन्हें कुतूहल अर्थात उत्सुकता होती और ताज्जुब भी, आश्चर्य भी होता। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। जब उनके मुंह से कुछ भी जवाब नहीं मिलता था और सोचता ही नहीं था कोई जवाब देना उनको, तो वो लेखक की ओर देखते थे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जात ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, अर्थात लंबे पीढ़ियों से किसानी कर रहा था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। फिर लेखक ने पूछ लिया कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। और मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। अर्थात जिसको जिसको भी वो समझते हैं वो प्रत्येक चीज क्या है, तो हिंदुस्तान है। लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, मतलब प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों का जय। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।